बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और लेक्चर जिसका आप शायद बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th का लेक्चर नंबर 5 और चैप्टर फ्लो आपको पता ही है। और आज हम पढ़ेंगे वही जिसका इंतजार आप कर रहे थे, केचुआ, और जिसका मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, यानी केचुए की बाहरी आकारिकी दिखाऊंगी मैं आपको उस वीडियो में। केचुए के छिद्र और उसकी स्थिति व संख्या के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आंतरिक आकारिकी शुरू करेंगे, मतलब अंदर की चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं केचुए का। सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसी क्लास के साथ आपको एक वीडियो डाला हुआ है केचुए का, वो सब आप ये क्लास खत्म होते ही उस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ समझा रही हूँ वो आपको उसे देखने से ज़्यादा अच्छी तरह से पता चल जाएगी। केचुआ जो है वो हम पकड़ के लाए थे फिरोज सर, और उस पर हमने जो है वीडियो बनाया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज़ कि हमें क्लास 11th में इसको बहुत शॉर्ट में पढ़ना है। अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी कम दे रखा है और उतना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि इसकी डिटेल जो है वो आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा इधर उधर की बुक के बहकावों में ना आए और जितना हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें। चलिए शुरू करते हैं अर्थवर्म को। सबसे पहली बात, आवास और स्वभाव, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हैबिटेट भी कहते हैं। अब कई बच्चे सोचते हैं हैबिटेट का मतलब आदत, लेकिन आदत नहीं, उसका मतलब होता है आवास व स्वभाव। केचुआ नम मिट्टी में बिल बनाकर रहता है, इसीलिए इसे मिट्टी कृमि, और इंग्लिश नाम इसका आपको पता ही है, अर्थवर्म। अर्थ का मतलब मिट्टी और वर्म का मतलब कृमि। अब आप बोलेंगे अर्थ तो पृथ्वी होती है, लेकिन अर्थ जो वर्ड है वो आया मिट्टी से है। ठीक है, चलिए इसीलिए इसे मिट्टी कृमि कहते हैं। रात्रिचर प्राणी है, भाई ये नॉक्टर्नल है, रात को निकलता है जनरली बिल से बाहर और घूमता है इधर उधर। यह मृदा में पाए जाने वाले सड़े गले पदार्थों को भोजन के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, कई बच्चे ने ये सुना होगा या पढ़ा होगा, ये मिट्टी खाता है। भाई मिट्टी नहीं खाता, ये मिट्टी में सड़ी गली चीज़ें होती है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, वो खाता है ना। लेकिन अब खाता है तो मिट्टी के कण भी इसके साथ चले जाते हैं, जाएंगे ऑब्वियसली, मिट्टी में से उठा उठा के खा रहा है तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये मिट्टी को खोदता है, अपनी बिल बनाता है, मिट्टी को खाता है, फिर कुछ मिट्टी के पार्टिकल इसमें चले जाते हैं, फिर अपनी जो पॉटी करता है उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन चीज़ें ये बाहर निकालता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। ठीक है, मिट्टी को खोखला करता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। ये देखो केचुआ देख ही रहे हो आप, इस तरह का कुछ दिखता है। और जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे तो आपको इसको डिसेक्ट करना भी सिखाएंगे। हम यहाँ पे वीडियो में डिसेक्शन नहीं कर रहे, सिर्फ बाहरी की आकारिकी देखेंगे, क्योंकि 11th में आपके डिसेक्शन नहीं होते। और ये जो केचुआ हम आपको दिखा रहे हैं वो इंडियन है, एक दूसरी स्पीशीज आती है जिसको बोलते हैं अर्थवर्म की लुब्रिकेंट स्पीशीज, वो बहुत मोटी होती है और उसको डिसेक्ट करते हैं तो सारी अंदर की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती है। हमारे पास पतला वाला है इसलिए हम उसको डिसेक्ट कर नहीं रहे, और जिंदा भी छोड़ा है हमने उसे। ठीक है, चलिए तो वीडियो जरूर देखेंगे आप सब। केचुआ अपने नुकीले सिर व ग्रसनी से मिट्टी को चूस कर बिल बनाता है। ठीक है, ऐसे मिट्टी को चूस चूस के खोखला करता है, बिल बनाता है। अपचित भोजन व कास्टिंग। अब देखो जो बच जाता है, भाई मिट्टी खाता है, उसके साथ कार्बनिक पदार्थ खाता है, जो इसके काम की चीजें होती है वो अवशोषित हो जाती है, बाकी सब वेस्ट बन के बाहर निकलेगी। लेकिन इसका वेस्ट देखो कितना, हमारे वेस्ट को तो पॉटी कहते हैं, इसके वेस्ट को एक नाम दिया हुआ है, वो है वर्म कास्टिंग। वर्म कास्टिंग का मतलब इस वर्म की पॉटी। ठीक है, या कृमि शिप्तिया, शिप्तिया का मतलब भी वही होता है, पॉटी के रूप में, तथा बिलों के मुख पर एकत्रित करता है। ठीक है, ये जो बिल में रहता है, मान लो ये इसका बिल है, एक बिल बना रखा है, इसके अंदर ये रह रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहां से पॉटी कर रहा है तो बिल में ये क्या कर लेगा, इसकी पॉटी को इकट्ठा करता रहता है, मिट्टी के कण जो इसने खा लिए थे गलती से और बचा कुचा अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पे इकट्ठा करता रहता है। ठीक है, आकृति, परिमाप व रंग। अब बाहर से कैसा दिखता है, फोटो तो देख ही लिया है आपने। ठीक है, इसका शरीर लंबा, पतला, नलाकार होता है। इसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर एवं मोटाई जो है 0.3 सेंटीमीटर से 0.5 सेंटीमीटर होती है। पोर फाइनिंग वर्णक के कारण इसका रंग भूरा होता है। ठीक है,
क्या है भाई, आकृति आकार देख लिया। और ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है ये चीज़, ये इसीलिए की है क्योंकि नीट पे इस पे क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो अर्थवर्म है उसका कलर भूरा क्यों होता है या उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो उसमें जो वर्णक पाया जाता है वो पाया जाता है पोरफायरिन, जिसकी वजह से ये भूरा होता है। 15 से 20 सेंटीमीटर होता है, यानी कि आपकी स्केल जो आप जैसे मैथ्स में लाइन खींचते हैं, है ना, बायोलॉजी में भी खींचते हैं डायग्राम बनाने के लिए, वो होती है 13 से 15 सेंटीमीटर की। बस उससे भी थोड़ा सा और लंबा हो सकता है। मोटाई देख ही रहे हैं आप, ठीक है, काफी होता है। और इसका रंग कैसा है, भूरा है। खंडी भवन, अब जब हमने एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ा था वहाँ पे हमने बहुत सारे चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें अब एक हमने पढ़ा था खंडी भवन, यानी कि जिसको हमने कहा था सेगमेंटेशन, कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ बाहरी शरीर खंड जैसा दिखता है लेकिन अंदर खंड नहीं होते। उसे हम जो है वो क्या कहते हैं, फॉल्स सेगमेंटेशन कहते हैं, विखंडित। और जो होते हैं जिनका बाहर और अंदर दोनों जगह सेगमेंटेशन होता है, मतलब बाहर से भी खंड दिख रहे हैं और अंदर भी बॉडी जो है वो खंडित होती है, उसको हम कहते हैं खंडी भवन। और केंचुआ उसी के अंतर्गत आता है। अब आप मुझे बताएंगे कि केंचुआ किस संघ के अंदर हमने पढ़ा था या किस संघ का एग्जाम्पल है। जल्दी से फटाफट से वो जो नॉर्मल चैट होती है यूट्यूब की उसके अंदर लिख कर बताएंगे आप मुझे, ठीक है, ताकि मैं उसे बाद में दे सकूं, जवाब दे सकूं या उसे चेक कर सकूं। तो केंचुए में वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है और जो संघ ये पाया जाता है जिस संघ में, उसका भी यही कैरेक्टर है कि उसकी जो खंडी भवन होता है वो वास्तविक है। पाया जाता है समान आकार के 100 से 120 खंड पाए जाते हैं। क्या चीज कह रहा है कि भाई ये ऐसे खंड पाए जाते हैं जो बाहर से भी आपको दिखेंगे। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको वहां पे मैंने बताया है ऐसे खंड दिख रहे हैं और अंदर से भी ये खंडित है, मतलब ऐसे बॉडी जो है वो ऐसे बॉक्सेस है ना, 1 खंड 2 खंड 3 खंड। तो उन खंडों को हमने नाम दिया हुआ है। ये खंड जो है 100 से 120 तक हो सकते हैं। अब खंड की चर्चा कर लेते हैं। तो यहां से हम शुरू करने वाले हैं इसकी आकारिकी। कौन सी आकारिकी, बाहरी आकारिकी शुरू कर रहे हैं, है ना, कि बाहर से देखने पर इसमें क्या क्या चीजें दिखती हैं। और वीडियो में हम बाहरी आकारिकी ही देखेंगे, इसमें जो चीजें आ रही है वो देखने की कोशिश कराएंगे आपको, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात है परितुंड और दूसरा है पुरोमुख। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं भाई, परितुंड को तो बोलते हैं पेरिस्टोमियम और पुरोमुख को बोलते हैं प्रोस्टोमियम। ठीक, केंचुए के प्रथम खंड को परितुंड कहते हैं। इसके अधर तल पर मुख पाया जाता है, ठीक है। पहला खंड जो है ये वाला ऐसे चलता जाएगा आगे। ये वाला जो खंड है ये क्या है आपका, परिमुख। और इसी के अधर तल पर आपको क्या मिलेगा, मुख मिलेगा, यानी कि माउथ मिलेगा। और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हम हायर कैटेगरी के एनिमल है उनमें जहाँ मुख होता है उसको अधर सतह बोलते हैं। और अगर वर्टिब्रेट्स हैं जहाँ पे वर्टिबल कॉलम पाई जाती है तो वर्टिबल कॉलम वाला जो है वो डोर्सल फेज होती है। लेकिन इनमें वर्टिबल कॉलम नहीं है तो इनके मुख के आधार पर जो सतह दिखती है उसको वेंट्रल यानी अधर सतह बोल देते हैं और उसके पीछे वाली जो है वो पृष्ठ सतह है। जितने भी छिद्र आपको दिखेंगे जनरली वो आपको अधर सतह पर यानी कि वेंट्रल सतह पर ही दिखते हैं, ठीक है। मुख को पृष्ठ से ढके हुए, मुख को पृष्ठ से मतलब मुख तो अधर सतह पे है, यहाँ पे पृष्ठ से ढके हुए परितुंड से एक त्रिभुजाकार उभार निकला होता है जिसे पुरोमुख यानी कि प्रोस्टोमियम कहते हैं। अब यहाँ पे पृष्ठ सतह क्योंकि हम ये अधर सतह बना रहे हैं, वेंट्रल सरफेस बना रहे हैं, तो पीछे से एक त्रिभुजाकार संरचना निकली हुई रहती है ऐसे। यहां से मान लो ये पृष्ठ है तो यहां से इस तरह से और मुख यहां पे है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पुरोमुख, ठीक। पाइजीडियम, केंचुए के अंतिम खंड को पाइजीडियम कहते हैं। अब ये ऐसे ही चलते जाएंगे 100-150 जितने भी खंड होंगे इसमें, 100 से 120 हम कह रहे हैं। फिर नीचे वाला जो खंड आएगा
देखो बीच में एक और चीज आएगी जो मैं अभी बना रही हूं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर ये चलता जाएगा इस तरह से, और आखिरी वाला जो खंड आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पाइजीडियम। ठीक। पर्याणिका, ये बहुत स्पेशल चीज है। कई जगह हम बारिश में वो ऐसे केंचुए जैसे दिखने वाले जीवों को केंचुआ समझते हैं, लेकिन वो केंचुए नहीं है। केंचुए की खासियत है उसकी ये क्लाइटेलम, कि केंचुआ जब आप देखते हैं तो आपको बीच में अलग से एक पट्टी दिखती है, जो आपको वीडियो में दिखेगी, फोटो में यहाँ पे नहीं दिख रही थी, वीडियो में आपको अच्छे से दिख जाएगी। अलग कलर का एक बिल्कुल चौड़ा सा पट्टी जैसा दिखता है, इसको हम बोलते हैं क्लाइटेलम। ठीक है, और इंग्लिश वाला वर्ड आप याद रखेंगे, क्योंकि कई जगह पे इंग्लिश वाला वर्ड ही लिखा होता है। पर्याणिका तो बहुत कम मैंने पढ़ा है, अधिकतर जो है क्लाइटेलम वर्ड पढ़ा हुआ है। यह खंड संख्या, और संख्या याद रखनी है आपको, 14th, 15th और 16th में पाई जाती है। यह ग्रंथिल भाग होता है, मतलब कि इसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिससे म्यूकस का सिक्रेशन होता है, या जो भी एंजाइम है कुछ वो सिक्रीट होते हैं, उसके बारे में हमें डिटेल नहीं पढ़ना। तो ये क्लाइटेलम भाग है। अब इस क्लाइटेलम की उपस्थिति के कारण केंचुए को 3 भागों में विभक्त कर दिया है। देखो खंड के नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, ऐसे 14 से 15 और 16 तक तो कौन आ जाएगा, क्लाइटेलम। उसके बाद वापस से क्या शुरू हो जाएगा, 17, है ना, 17, 18, 19, 20 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इसकी उपस्थिति के कारण शरीर 3 भागों में उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए पहला पूर्व, इजी है ये, पूर्व पर्याणिका, जिसको प्री क्लाइटेलम कहते हैं, मतलब क्लाइटेलम के ऊपर वाला भाग। 14वें खंड से जो ऊपर वाले जितने भी भाग हैं उनको क्या कह देंगे, पूर्व क्लाइटेलम। पर्याणिका जो हमारा मेन क्लाइटेलम भाग है, और उसके नीचे जितने भी भाग हैं वो सब क्या है, पोस्ट क्लाइटेलम। कैसे भाई, ये हो गया क्लाइटेलम भाग। ठीक है, और उसके बाद अब जितने भी नीचे खंड आएंगे उनको हम नंबर दे सकते हैं चाहो तो, गुदा तक। ये सारे क्या हो गए, इतना भाग क्या हो गया आपका, पूर्व क्लाइटेलम। ये क्या भाग हो गया, क्लाइटेलम या पर्याणिका। और ये वाला भाग क्या हो गया, पश्च क्लाइटेलम। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं। चलिए, पर्याणिका जनन काल में काम क्या है, एक तो इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, दूसरा काम क्या है, जनन काल में कोकून का निर्माण करती है। कोकून क्या है, अगर आपने बटरफ्लाई यानी तितली का लाइफ साइकिल या सिल्कवर्म का तो पढ़ा ही है ना, सिल्कवर्म का लाइफ साइकिल, कि उसमें वो अंडे देती है, फिर वो प्यूपा बनता है, फिर कोकून बनता है। कोकून में क्या होता है, उसके अंडे या भ्रूण होता है ना, उसका लार्वा होता है। तो भाई इसमें भी क्या है, आपको कोकून के अंदर उसके बच्चों के लार्वा मिलते हैं, और वो कहाँ बनते हैं, वो क्लाइटेलम यानी कि पर्याणिका के अंतर्गत बनते हैं। बाहर या छिद्र, अब बाहर से देखने पर केंचुए में कौन कौन से छिद्र दिखाई देते हैं, वैसे और भी एक्स्ट्रा है, लेकिन हमें वही पढ़ने जो हमारी बुक में दे रखे हैं, पहली बात, और जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला तो मुख हो ही गया, पीछे गुदा हो गई, 2 छिद्र तो पक्के हैं। केंचुए की बाहरी सतह पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं। अब मैंने क्या किया है, आपको इनके केंचुए की जो स्थिति है उन छिद्रों की और उनकी संख्या है उसकी एक टेबल बना दी है, ताकि आप उसको अच्छे से लर्न कर पाओ। ठीक है, बुक में सब एक साथ है, हम उसको अच्छे से टेबल फॉर्म में लर्न करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। सबसे पहला है मुख, जिसको हम माउथ कहते हैं, प्रथम खंड में है और अधर सतह पर यानी कि वेंट्रल सरफेस पे है ना। एक है संख्या में। गुदा जो सबसे नीचे पाइजीडियम में है, पाइजीडियम लास्ट वाला खंड, उसके कॉर्नर पे आपको क्या मिलेगी, गुदा मिलेगी, अंतिम खंड के सिरे पर और एक होगी। ठीक है, अब मैं अंतिम खंड नहीं कह के यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ पाइजीडियम के सिरे पर, क्योंकि अंतिम खंड को ही हम पाइजीडियम कह रहे हैं। जनन छिद्र, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है, आपके कंपटीशन एग्जाम से लेकर आपके स्कूल लेवल तक बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर जनन छिद्र कहाँ पाया जाता है। तो नर जनन छिद्र आपको मिलता है 18वें खंड में और एक जोड़ी है। जब आप वीडियो देखेंगे वहां पे मैंने आपको बताया है, वहां पर आपको 2-3 उभार दिखेंगे,
है ना, ऐसे गिठान गिठान जैसा दिखेगा, जिसमें से एक जोड़ी तो नर जनन छिद्र है, बाकी जो है 2 बचे हुए उनको हम जननिक पेपिला कहते हैं, है ना, जेनाइटल पेपिला कहते हैं। वो क्या काम आते हैं, जब मैथुन होता है, अभी हम इनका वो पढ़ेंगे कैसे जनन करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में आएगा आगे। तो भाई जब 2 केचुए आपस में चिपकते हैं तो उनको चिपकने में हेल्प करवाते हैं, वो एक दूसरे से चिपका के रखते हैं, वो जननिक पेपिला। ठीक है, आप वीडियो में देखना, आपको दिखेंगे, नर जनन छिद्र भी दिख रहा है। मादा जनन छिद्र 14वें खंड में होता है, 14th में, लेकिन ये 14 देखो क्लाइटेलम के अंदर आएगा। 14th खंड कहाँ आ रहा है, क्लाइटेलम के अंदर, क्योंकि क्लाइटेलम 14, 15 और 16 से मिलकर बना होता है। तो उसके फर्स्ट में आपको क्या दिखेगा, मादा जनन छिद्र। ये आपको वीडियो में नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत छोटा होता है और वो नहीं दिख रहा है वहां पे, ये आपको दिखेगा और जननिक पेपिला दिख जाएंगे। शुक्रग्राहिका छिद्र, अब ये शुक्रग्राहिका छिद्र क्या है भाई, स्पर्मेथिका पाए जाते हैं। अगर आपको पता है तो केचुआ जो है वो उभयलिंगी है, मतलब उसमें नर व मादा दोनों एक ही बॉडी के अंदर रहते हैं, है ना, जो है एक ही बॉडी के अंदर रहते हैं, बाइसेक्सुअल है। अभी क्या है कि इसमें जो स्पर्म बन रहे हैं, जो शुक्राणु बन रहे हैं, वो एक थैली में आकर इकट्ठे रहते हैं, जिसको हम कहते हैं शुक्रग्राहिका छिद्र। ठीक है, और ये शुक्राणुओं को लेकर रखती है, प्लस क्योंकि दोनों एक ही है तो भाई जनन कैसे होगा, उसी के शुक्राणु उसी के बॉडी के अंदर नहीं जाते, उसके लिए दूसरा केचुआ आता है ना, जब जनन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब ये यहाँ पे मुझे आपको चीज बतानी है, आपकी बुक में इसे लिख रखा है 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ऐसे लिख रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑब्लिक ऑब्लिक लगाए हैं। ऐसा क्यों किया है इसको समझो, और सही अगर सच में देखें तो आप ये वाली बात सही है, लेकिन ये आप पे छोड़ती हूँ कि आप 5, 6, 7, 8 लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, या 5, 6, 6, 7, 7, 8 और 8, 9 लिखना चाहते हैं तो वो भी सही है। क्यों सही है ये जरा देखो, मान लो ये केचुए के खंड है, ये जो हमने टेबल बना रखी है, ये 5वां है, ये 6ठा है, ये 7वां है और ये 8वां है। अब ये क्या है, ये जो शुक्रगाहिका छिद्र है वो किसी एक खंड में नहीं पाए जाते, ये आधे अधूरे लटके रहते हैं, मतलब कि जैसे ये 5वां वाला है तो ये आधा तो 5वें में है, थोड़ा सा हिस्सा इसका 6ठे में भी आ रहा है। 6ठा वाला है उसका 6ठे में है, थोड़ा सा हिस्सा उसका 7वें में भी आ रहा है। 7वां वाला है उसका थोड़ा सा हिस्सा 8वें में भी आ रहा है। तो जो अच्छी बुक्स होती है, ऑथेंटिक बुक्स होती है, वो इसको इस तरह से लिखती है कि 5वें 6ठे में, 5वें में भी है और 6ठे में भी है कुछ भाग, ऐसे। ठीक है, 6ठे में भी है और 7वें में, तो इसलिए हम ऑब्लिक लगा के लिख देते हैं, 5वां 6ठा, 6ठा 7वां, 7वां 8वां, 8वां 9वां। विखंडन के खांचों के अधर तल के पार्श्व में, अब ये पार्श्व तो समझ रहे हो ना, साइड में, ऐसे बीच में नहीं है, वो साइड में है बॉडी के, इस तरह से। ठीक है, 4 जोड़ी है ये, आपको ये भी याद रखने कितने जोड़ी है। वृक्क छिद्र, अब इनमें क्या है, हमारी तरह किडनी नहीं पाई जाती, क्योंकि ये किसके मेंबर है, अभी तक तो आपने लिख दिया होगा कौन से संघ के में आता है केचुआ। आई होप आपने इसका जवाब दे दिया होगा, है ना। जिन्होंने भी असली जवाब दिया है उसको मेरी तरफ से मिलते हैं 2 लाख बधाइयाँ। ठीक है, चलिए आ जाओ। नेफ्रीडिया पाए जाते हैं इनमें, अगर आपको याद आ रहा हो एनिमल किंगडम, तो जिस संघ में हमने इसको पढ़ा था वहाँ पे नेफ्रीडिया का नाम लिया है कि इनमें किडनी नहीं पाई जाती, इनमें हमसे थोड़े से कम विकसित नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। तो वो पहले दूसरे को छोड़कर प्रत्येक खंड के अधर तल पर होते हैं, सब वेंट्रल पे ही है, जो कुछ भी है, डोर्सल खाली है, 1-2 चीजें मिलेंगी बस। ठीक है, पहले और दूसरे, मतलब देखो इसको बॉडी का वेस्ट निकालना है ना, तो बॉडी का वेस्ट निकालना है तो पहले और दूसरे को छोड़ के सभी खंडों में इसके नेफ्रीडिया के छेद हैं, ताकि बॉडी का वेस्ट इजीली बाहर निकलता रहे। ठीक, अब मैं आपको एक डायग्राम बता देती हूँ, और वीडियो तो आप देखेंगे ही। ठीक है, क्लास खत्म हुई, फटाफट से उस वीडियो को देखना है, इसी के साथ डला हुआ है। चलिए ये देखो, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आगे का है। यहाँ पे आपको ये त्रिभुजाकार संरचना दिख रही है जो मैंने आपको बताई डोर्सल से आती है, वो आपका हो गया प्रोस्टोमियम। उसके अधर सतह पर आपको मुख द्वार बताया हुआ है, यहाँ पे नीचे की तरफ मुख है, ऊपर प्रोस्टोमियम है। और पहले खंड को हम क्या कहते हैं, परितुंड या परिमुख कह रहे हैं, तुंड बोलो मुख बोलो सेम बात है। ठीक है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोल रहे थे, पेरिस्टोमियम। ये इसकी डोर्सल यानी कि पृष्ठ सतह है,
ये वाली, इस पे कुछ नहीं है ज्यादा, सिर्फ आपको क्लाइटेलम दिखेगी। जो भी मटेरियल है, जो भी छिद्र है, वो सब कहाँ पे दिखते हैं? अधर सतह पे। ये अधर सतह है। अब देखो यहाँ पे, और वीडियो तो आप देखेंगे ही, ये क्लाइटेलम दिख जाएगी। क्लाइटेलम के जस्ट पहले वाले पे आपको मादा जनन छिद्र मिलता है यहाँ पे, जो कि दिखेगा नहीं, बहुत छोटा है। उसके बाद आपको पेपिला दिख रहे होंगे वीडियो में। ये पेपिला में मैंने आपसे कहा, ये देखो कौन से में, 18वें खंड में आपको नर जनन छिद्र मिलेगा, एक जोड़ी, ये रहा, यहाँ पे ऐसे गोले गोले बना के दे रखे। और बाकी जो बचे हुए हैं 2 जोड़ी, वो क्या है? जेनाइटल पेपिला, यानी कि जननिक पिप्पल, है ना, वो सेम ही, जेनाइटल पेपिला बोलो, जननिक पिप्पल बोलो, एक ही बात है, हिंदी दे रखा है वो। लास्ट वाला जो आपका रहता है छेद, उसको हम क्या कह देते हैं? गुदा। ये थोड़ा सा बड़ा करके बताया है, और यहाँ पे देखो नंबरिंग भी दे रखी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके 18 तक। ये थोड़ा सा हमने उसको बड़ा करके दिया है। ये कौन आ गए? ये आपके आ गए वो 5वें, 6ठे, 7वें पे, जो देखो लाइन के बीच में बनाया है इसने। ये डायग्राम देखना आप, सेगमेंट के अंदर नहीं बनाया। देखो ये तो सेगमेंट है, इसने यहाँ पे नहीं बनाया ऐसे सेगमेंट के अंदर, इसने बनाया है लाइन पे ऐसे। क्यों लाइन पे बनाया है? क्योंकि मेरी वही बात कि ये थोड़े से 5वें में और थोड़े से 6ठे में बीचों बीच है, ठीक है। तो अच्छी बुक्स होती है वो तो उसको 5-6 ही लिखेंगे, 5/6, मतलब आधा 5 में आधा 6 में। इसने बनाए भी वैसे ही है। तो ये रहे आपके वो शुक्रगाहिका छिद्र, जहाँ से आपके स्पर्म निकलेंगे, ठीक है, और या स्पर्म आके रहेंगे। वेंट्रल सतह है ये भी, मतलब डॉर्सल वाली नहीं है, डॉर्सल ये है, ये वेंट्रल है। डॉर्सल पे आपको कुछ डॉर्सल पोर्स यानी पृष्ठ पोर मिलते हैं, जो कि मैंने आपको नहीं बताए हैं, इसलिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट नहीं है। होते हैं 2-4 छिद्र, ठीक है। ये क्लाइटेलम हो गई, और क्लाइटेलम के 14th पे, मतलब कि 14वें खंड पे आपको ये मादा जनन छिद्र दिख रहा है, और इसके नीचे 18वें पे आपको नर जनन छिद्र के एक जोड़ी दिख रहे हैं, ठीक। ये अर्थवर्म है। चलो इतनी बात खत्म हुई। अब बात कर लेते हैं शूक की या सीटा की। ये भी इतने ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे दो। प्रथम, अंतिम और पर्याणिका। पर्याणिका के खंड आपको याद रखने हैं, 14, 15 और 16 को छोड़कर सभी में शूक पाए जाते हैं। इसीलिए बार बार लिखती आती हूं मैं, ताकि आप भूलो नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बार बार लिखने का मतलब ही यही है। सभी में शूक पाए जाते हैं। केचुए की गमनता में यह सहायक होते हैं। क्या काम आते हैं? काम भी याद करना है, ठीक है। पर्याणिका का काम देख लिया, कोकून निर्माण। ये शूक होते हैं, कुछ नहीं, ये इनके चलने के लिए कुछ पैर जैसी संरचना है, ठीक है, जिनको हम क्या बोल देते हैं? सीटा। इंग्लिश वाला वर्ड भी आप याद रखेंगे, सीटा। पहले खंड को, अंतिम खंड को और पर्याणिकों को छोड़कर सभी जगहों पर क्या पाए जाते हैं? सीटा पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी आकृति एस आकार के समान होती है। अब डायग्राम में इसको कैसे बनाएंगे? ये देखो, ये खंड हो गए, और इन खंड के बीच में आप ऐसे बनाएंगे इनको, ऐसे डैश डैश करके। ये आपके सीटा है, शूक। फिर बात करते हैं देह गुहा की। अगर आपको याद आ रहा हो, अब मैं आंसर बता देती हूँ। केचुआ जो है वो एनेलिडा का मेंबर है, ठीक है। तो एनेलिडा में हमने पढ़ा था कि उनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, यानी कि वो ट्रू सिलोम होते हैं। तो भाई केचुआ उसका मेंबर है, तो उसमें भी ट्रू सिलोम होगी। केचुए के शरीर में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। देह गुहा में पाए जाने वाले द्रव्य को देह गुही द्रव्य यानी कि सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। देह गुहा है मतलब कैविटी है, उसी के अंदर सारा माल मलीदा भरा हुआ है ना, और उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? देह गुही द्रव्य। अब बात कर लेते हैं आंतरिक। ये तो था बाहर वाली बातें, अब अंदर वाली बातें करते हैं। अंदर क्या क्या है? तो भाई आज जो हम पढ़ेंगे अंदर में, सबसे पहले बात करते हैं केचुए का शरीर एक पतली अकोशिकीय, इस पे ध्यान दे, अकोशिकीय परत से ढका रहता है, जिसे उपकला और जिसको हम क्यूटिकल भी कहते हैं। प्लांट में पढ़ा था ना कि एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी म्यूकसी लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं, इसमें भी होती है। इसलिए केंचुआ जो है आपको शाइनी नजर आता है ना, चिपचिपा म्यूकस सिक्रीट करता रहता है, वो उपत्वचा इसमें भी होती है।
इसके नीचे अधिश्चर्म, अधिश्चर्म का मतलब वही एपिडर्मिस, ठीक है। ऊपर केंचुए की स्किन में, ये स्किन है केंचुए की, बाहर की तरफ आपको क्यूटिकल रहेगी चिपचिपी, और अंदर क्या रहेगी, एपिडर्मिस। ठीक। दो पेशीय गोलाकार लंबवत परते तथा सबसे अंदर की ओर देहगुयी उपकला पाई जाती है। दो पेशीय, दो पेशीय का मतलब मसल्स। केंचुआ अभी आप देखना, सब आपको वीडियो में दिख जाएगा कैसे चलता है वो, ऐसे ऐसे सिकुड़ सिकुड़ के, ऐसे ऐसे चलता है ना, सिकुड़ सिकुड़ के आप देखोगे। तो उसके लिए उसकी बॉडी में दो प्रकार की मसल्स पाई जाती है। पहली होती है गोलाकार, जो ऐसी रहेंगी, ऐसे ऐसे, ताकि वो ऐसे ऐसे संकुचित हो। ये तो मोटाई आप देखोगे, वो ऐसे मोटा भी हो रहा है, वो ऐसे पतला भी हो रहा है, जितना पकड़ा है मैंने उसको, ठीक है, तो आप देखना उसको। और कुछ जो है वो ऐसे लंबी भी है, जो उसकी ऐसे हाइट में कम ज़्यादा कर रही है। उसके मूवमेंट को भी मैंने वहाँ पे बताया है, आप देखिए ज़रा, ठीक है। देखना, बस छोड़ मत देना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए उसको अलग से भी डाला है ताकि सभी बच्चे उसको देख पाए। ये पाई जाती है। और देह गुहा में उपकला पाई जाएगी। बाहर तो क्यूटिकल है, अंदर भी क्या है भाई, इसके मेम्ब्रेन लगी हुई है, क्योंकि सब में ही होती है। एपिथीलियम हम पढ़ के आए हैं इससे पहले वाले चैप्टर में कि एपिथीलियम जो है देह गुहा के अंदर भी होती है, हमारे अंदर भी है, पेरिटोमियम नाम दिया था जिसको हमने, ठीक है, इसमें भी है। अधिश्चर्म स्तंभाकार उपकला, ये भी पढ़ा है हमने लास्ट चैप्टर में, कॉलमनरी एपिथीलियम की बनी होती है। इसकी भी कोशिकाओं की एक स्तर की बनी होती है, जिनमें अत्यंत प्रकार की कोशिकाएं जैसे स्त्रावी ग्रोथ कोशिकाएं भी सम्मिलित हैं, है ना। इनकी एपिथीलियम में, जो कि कैसे टाइप की है, कॉलमनरी स्तंभाकार प्रकार की कोशिकाएं। स्तंभाकार देखी थी ना, जिसमें नीचे की तरफ केंद्रक होता है, ये हैं। और साथ में बीच बीच में कई स्पेशल टाइप की कोशिकाएं भी हैं, जिसको स्त्रावी कोशिकाएं, ग्रोथ कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ सिक्रीट करती है, क्या कर रही है, म्यूकस कर रही है, ठीक है, कुछ एंजाइम और कर रही होगी। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, यानी कि आहार नाल की, ठीक है। इसको भी हमें बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, इसका डिटेल में नहीं जाना है, जितना बुक के अंदर है उतना ही पढ़ना है, ठीक है। और ज़्यादा आपको इसमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं, आपकी और इसकी एक जैसी है, सिर्फ दो चीज़ों का अंतर है, और वो आपको याद हो जाएगी यहीं पे। केंचुए की आहार नाल पूर्ण सीधी शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली रहती है, वही मुख से लेकर गुदा तक, हमारी भी ऐसी ही है। क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा देख लो इसमें। मुख आपके पास है, इसके पास भी है। मुख गुहिका, ये जो बकल कैविटी है, आपके पास है, इसके पास भी है। ग्रसनी, फेरिंग्स जिसको कहते हैं, ठीक है, आपके पास है, इसके पास भी है। ग्रसिका, ईसोफेगस जिसको कहते हैं, आपके पास है, इसके पास भी है। लेकिन इसके पास एक चीज और है जिसको हम कहते हैं पेशनी, ये आपके पास नहीं है। गिजार्ड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, ये इसके पास खासियत है, इसलिए इसको गोला लगा देते हैं। अमाशय, स्टमक, आपके पास भी है, इसके पास भी है। आपका याद है तो वहीं यहाँ पे चेपना है, सिर्फ एक चीज में अंतर करना है। और आंत्र भी है, इंटेस्टाइन, और गुदा भी है, एनस, ठीक है, ये सब आपके पास है। स्पेशलिटी की बात कर लेते हैं अब। कैल्शियदर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है, जो कि मिट्टी में उपस्थित यूमिक अम्ल को उदासीन करती है। मिट्टी खाता है ये, है ना, वही खाने के साथ मिट्टी भी चली जाती है। अब ये यूमिक वर्ड क्या है, ये शायद आपने पहली बार सुना हो। हम मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस, तो उसमें जो एसिड होगा उसको हम क्या कह देंगे, ह्यूमिक एसिड कह देते हैं। तो जब ये मिट्टी खाता है तो उसके साथ ह्यूमिक एसिड भी चला जाता है, ह्यूमस भी जाता है, तो ह्यूमिक एसिड भी जाएगा। अब इसका अमाशय क्या करता है, हमारे अमाशय में जैसे HCl है, बाहरी बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करता है, इसके पास ये कैल्शियदर ग्रंथियां हैं, क्योंकि मिट्टी में क्या होता है भाई, कैल्शियम ही सबसे ज़्यादा होगा। तो एक कैल्शियदर ग्रंथियां होती है जो मिट्टी में आए कैल्शियम प्लस ये जो ह्यूमिक एसिड होती है उसको उदासीन कर देती है, ताकि इसकी आंतें खराब ना हो। भाई हम भी मिट्टी खाएंगे तो हमारा भी पथरी वथरी बन जाती है ना, इसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए इसके पास अमाशय में एक स्पेशल टाइप की ग्रंथियां हैं, ये हमारे पास नहीं है ना, स्पेशल चीज़। एक और स्पेशल चीज़ है इसके पास, टेफ्लोसोल है, कुछ नहीं,
आपके पास भी है लेकिन छोटा वाला है, इसके पास बड़ा वाला है, ठीक है। टेफ्लोसोल्स क्या है जरा सुनो। अवशोषण के लिए रसांकुर पाए जाते हैं, इन रसांकुर का आकार बड़ा होता है जिसे टेफ्लोसोल कहते हैं। यह अवशोषण की सतह को बढ़ाता है। आपके अंदर है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है, जरूर पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है, उससे पहले भी पढ़ा है और अभी 11th में भी पढ़ना है। तो हमारी आंत में उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, छोटी आंत में, जिसको हम कहते हैं विलाई, ठीक है। इनके पास भी विलाई ही है लेकिन इनके विलाई थोड़े से बड़े हैं, है ना, मोटे हैं, इसीलिए हमने इनको एक नया नाम दे दिया है इज्जत रखने के लिए, टेफ्लोसोल्स, ठीक है। और कुछ नहीं है, तो ये भी याद हो जाएगा आपको। आपके पास विलाई है, इनके पास भी विलाई है, लेकिन इनके विलाई का नाम अलग है, ठीक। क्या है भाई, ये विलाई है, रसांकुर, इनका आकार थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए ये क्या करते हैं, टेफ्लोसोल कह देते हैं। हम में क्या काम करते हैं विलाई, अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं, इनमें भी यही कर रहे हैं। जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं, अवशोषित करने के लिए एरिया बढ़ा रहे हैं, इस तरह से, है ना, ये तो एरिया बढ़ जाएगा, है ना। एक तो सीधी सरफेस, इस पे ज्यादा चीज अवशोषित होगी या इस वाले पे ज्यादा होगी, भाई इतने एरिया में ये मान लो 15 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन इतने ही एरिया में ये 50 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसका एरिया बढ़ गया ना, क्योंकि ये घूम घूम के आ रहा है, ठीक है। ऐसे विलाई पढ़े हैं ना भाई, मैं 10th तो पढ़ के आए हैं आप, है ना, ये ऐसे। यह आत्र का विशिष्ट गुण है, ये तो हमने पहले ही कह दिया, जो 26वें खंड से प्रारंभ होता है, 26 से शुरू हो रहा है तथा अंतिम 23 से 25 खंडों को छोड़कर आत्र के पृष्ठ सतह में आंतरिक वलन भित्तिभंज, भित्तिभंज क्या है, भित्ति में पाई जाने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं, भित्तिभंज। भित्ति मतलब वही दीवारें, वॉल, आहार नाल की दीवार। आंतरिक वलन है मतलब अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड है, पाया जाता है, जिसे आत्रवलन, टेफ्लोसोल को ही हिंदी में क्या कहते हैं, आत्रवलन कहते हैं, ठीक है। आत्रवलन देके घबरा मत जाना कि अब आत्रवलन क्या आ गया, वही टेफ्लोसोल, रसांकुर। अब ये देखो, आप बोल रहे होंगे कि ऊपर वाले 26 और नीचे वाले 25 में नहीं है, तो है कहाँ, तो हमने कहा कि भाई ये 100 से 120 खंडों का है, तो काफी खंड बच गए ना बीच में। और आपकी इंटेस्टाइन का है, आपकी इंटेस्टाइन को जरा देखो, ऊपर तो मुख, ग्रसिका ये आ गए, नीचे बड़ी आंत और गुदा आ गई, इंटेस्टाइन तो बीच में ही आई ना, छोटी वाली, ठीक है, तो इसकी भी तो बीच में आएगी। ऊपर मुख, गुदा तो नीचे आ गई, मुख आ गया, फिर ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, इतना पोर्शन तो 26 खंडों में निकल गया। उसके बाद बीच में आंत्र आई तो वहां पे टेफ्लॉन्स है, और नीचे फिर नीचे वाला पोर्शन आ गया, गुदा और मलाशय, और ये चीजें आ जाएंगी, तो फिर 23 से 25 खंड में फिर नहीं मिलेगा। आहार नाल शरीर के अंतिम खंड पर एक छोटे छिद्र के रूप में खुलती है, जिसे गुदा कहते हैं, ठीक है। आहार नल का दी एंड हो गया। कहाँ खुल जाएगी, ये आपके गुदा में खुल जाएगी, वहां से वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाएगा। केचुआ, अब केचुए में भाई पाचन कैसे होता है वो देख लो। वैसे तो बहुत डिफिकल्ट पाचन है इसका, लेकिन हमें शॉर्ट में पढ़ना है। केचुआ कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मृदा को भोजन के रूप में निगलता है। आहार नाली से गुजरते समय पाचक रस एंजाइमों का स्त्राव होता है, जो कि पदार्थों के साथ घुल मिल जाते हैं। हम में भी ऐसा ही होता है, हम चबाते हैं, अंदर जाता है, पाचक एंजाइम उसके अंदर मिलते हैं, डाइजेशन होता है, फिर हमारे रसांकुर उसको अवशोषित कर लेते हैं। इसमें भी सेम चीज हो रही है, ठीक है। ये एंजाइम जटिल भोज्य पदार्थ कणों को सूक्ष्म अवशोषण योग्य, भाई उसके रसांकुर अवशोषित कर ले, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल में क्या कर देता है, कणों में बदल देता है। कौन, इसके पाचक एंजाइम। और कहां पे अवशोषण होगा, टेफ्लोसोल में, ठीक है। ये सरल अणु आहार नाल झिल्ली द्वारा अवशोषित करके उपयोग में लाए जाते हैं। हम में भी यही होता है, ठीक है। ये डायग्राम आपने देख ही लिया था। और आहार नाल अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ नहीं, ये यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। भाई ये हो गई इसकी वो त्रिभुजाकार, यहाँ पे से शुरू होगी ऐसे, अमाशय, फिर एक पेचनी को थोड़ा सा मोटा बना देती हूँ मैं,
पेशनी को थोड़ी मोटी बना देते हैं, की फर्क पैंदा है ना। ये पेशनी मोटी होके फिर ये आ गई आपकी यहाँ नाल, ये कहाँ तक जाएगी, ये पूरी आपकी नीचे तक गुदा जहाँ पे खुल रही है वहाँ तक जाएगी। और बाहर वाला भी ये वापस ऐसे बना दो, जितना लंबा बनाना चाहते हो बनाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ ग्रंथियाँ होती हैं ऐसे ऐसे, आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, आप उसको बना सकते हैं। सिर्फ डायग्राम बनाना है, वो सारी डिटेल लिखना मत यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और इम्पोर्टेंट बात, जो वीडियो इसके साथ आपको अपलोड किया गया है उसे देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए।